डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि मैम कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला लिविंग वर्ल्ड वाला आ जाएगा। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपको पता है जो भी बच्चे पीसीबी लेते हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है कि उनको नीट एग्जाम जो है क्लियर करना होता है, नीट यूजी एग्जाम क्लियर करना होता है और एमबीबीएस करना होता है। आपको अपने स्कूल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है अच्छे से, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, और आपको इन चैप्टर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग बन जाए, है ना। टोटल देखोगे, टोटल आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें से बॉटनी के कितने चैप्टर्स हो गए, बॉटनी के आपके बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी के आपके 1 2 3। तीसरा, क्योंकि बायो है तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायग्राम की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ उसकी लेबलिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लास 10 से क्लास 11th में आ चुके हो और अभी तक पता नहीं चला कि बायो का सिलेबस क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के सिलेबस का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो। तो चलिए फटाफट से एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले यार आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि क्लास 11th में आपको जिस बुक को फॉलो करना है वो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो बुक आपको दिख रही है भाई, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, जो भी टर्म्स इस बुक में लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कुछ भी मतलब जहां पर साइंटिस्ट का कॉलम दिया हुआ है ना, वो भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, इस बुक को आपको घोल कर पी जाना है, ठीक है। चाहे आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बस यही है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 11th क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। तो ये आपका जो सिलेबस दिया गया है ना, 26-27 का सिलेबस दिया गया है, थ्योरी का है ये, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल 5 यूनिट है। आपका मैक्सिमम जो आपका बायो का एग्जाम आता है वो 70 मार्क्स का आता है, 3 घंटे मिलते हैं, क्योंकि क्लास 11th है तो ये आपका स्कूल लेता है, ठीक है। तो स्कूल के टीचर्स ही आपके क्वेश्चंस को या फिर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 यूनिट है। पहले यूनिट अगर आप देखोगे तो पहले यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि मैम कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला लिविंग वर्ल्ड वाला आ जाएगा, लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर इसी में आ जाएगा। इसके बाद प्लांट किंगडम वाला चैप्टर इसी में आ जाएगा। उसके बाद एनिमल किंगडम वाला चैप्टर इसी में आ जाएगा। अगर आप इस यूनिट का वेटेज देखोगे तो 15 मार्क्स का पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में, यही यूनिट 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है। चलिए दूसरे यूनिट पे आते हैं। दूसरा यूनिट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका मॉर्फोलॉजी होगा, उसके बाद एनाटॉमी वाला चैप्टर होगा, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी थे, बट अभी आपके सिलेबस में, आपके सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ फ्रॉग दिया हुआ है, तो हम उसके बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके सारे सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये आपके स्कूल एग्जाम में 10 नंबर का आता है, ठीक है। ये जो यूनिट है ये आपके स्कूल एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरे यूनिट पे आते हैं। तीसरा यूनिट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स है। कौन कौन से, एक तो आपका सेल वाला चैप्टर हो जाएगा, दूसरा आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर होगा, और तीसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो आपका यूनिट है ये आपके स्कूल एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब इस अकेले एक यूनिट का वेटेज 15 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगेन 3 चैप्टर्स है, जिसमें आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर होगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक रेस्पिरेशन वाला चैप्टर होगा, एक फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर होगा, और एक होगा प्लांट ग्रोथ वाला, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर होगा, ठीक है। ये आपका जो यूनिट है ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस यूनिट का 12 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। फिर आती है आपकी आखिरी यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और ये वाली जो यूनिट है ये आपकी सबसे ज्यादा इसी यूनिट की वेटेज है। ये आपके एग्जाम में 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अभी सारे चैप्टर्स भी देख लेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स
जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट वाइज। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट वाइज। अब हम एक एक करके चैप्टर्स को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है जो आपका क्लास 11th का बायोलॉजी है उसको हमने डिवाइड कर रखा है बॉटनी एंड जूलॉजी में। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में या फिर ह्यूमंस में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स होता है, उनके बारे में हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर हैं, क्या क्या नाम है और कौन से चैप्टर बॉटनी के हैं और कौन से चैप्टर जूलॉजी के हैं, क्योंकि दोनों मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों आपकी अपेक्षा मैम, आपकी एपिफिज मैम ही पढ़ाने वाली है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड है। बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चैप्टर है, आपका क्लास 11th का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, और ये आपका बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है, दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, दूसरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम है, ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर है जो मैं पढ़ा रही हूँ। फोर्थ जो चैप्टर है वो आपका एनिमल किंगडम है, तो ये आपका जूलॉजी का चैप्टर होगा। ठीक है, क्या है बेटा, ये आपका जूलॉजी का चैप्टर है। पांचवा चैप्टर आपका मॉर्फोलॉजी है, जिसमें आप जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, मतलब रूट स्टेम लीफ के बारे में आप डिस्कशन कर रहे होंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये भी आपका क्या है, बॉटनी का चैप्टर है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में आप डिस्कशन कर रहे होंगे, ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ये आपका जूलॉजी का चैप्टर है, जिसमें आप फ्रॉग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आपके सीबीएसई के सिलेबस में फ्रॉग दिया हुआ है, तो हम लोग फ्रॉग के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सारे उसके सिस्टम्स पढ़ेंगे, चाहे वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, है ना, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका एनाटॉमी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जूलॉजी का चैप्टर हो जाता है। चैप्टर 8 जो है वो सेल वाला चैप्टर है, जो आप आई थिंक 9th क्लास में भी पढ़े हो, है ना, थोड़ा सा बेसिक आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, है ना। तो सेल वाला जो चैप्टर है ये आपका बॉटनी का चैप्टर है। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आपका जूलॉजी का चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक सेल कैसे डिवाइड होता है ना, डिफरेंट टाइप के कौन से सेल डिवीजन है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ये आपका बॉटनी का चैप्टर है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर है। रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हो। इनके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होगी क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हो क्लास 11th में, तो ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर हो जाएगा। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी हार्मोन्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनका क्या फंक्शन होता है ना, कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो ये भी आपका बॉटनी का चैप्टर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, है ना, जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है आपके पूरे अगर आप देखोगे पूरे सारे जितने भी यूनिट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसी यूनिट का है। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपको पता है जो भी बच्चे पीसीबी लेते हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है कि उनको नीट एग्जाम जो है क्लियर करना होता है, नीट यूजी एग्जाम क्लियर करना होता है और एमबीबीएस करना होता है। तो एमबीबीएस का जो पहला आपका ईयर होता है उसमें आपका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री आता है। तो जो फिजियोलॉजी है ना कहीं ये जो सारे चैप्टर्स है ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए बेस बना रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर्स है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। आपको अपने स्कूल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है अच्छे से, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, और आपको इन चैप्टर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग बन जाए, है ना। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग बनेगा तो ही आप, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका पहला जो ईयर होगा, फर्स्ट ईयर होगा एमबीबीएस का, उसमें यही चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो वहां पर आपको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप देखोगे 14th जो चैप्टर है वो आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये आपका जूलॉजी का चैप्टर है। फिर आ जाओ यहाँ पर चैप्टर 15, ये आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये भी आपका किसका चैप्टर है, जूलॉजी का चैप्टर है।
उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये भी आपका जूलॉजी का चैप्टर है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी आपका जूलॉजी का चैप्टर है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये भी आपका जूलॉजी का चैप्टर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी आपका जूलॉजी का चैप्टर है। तो अगर आप टोटल देखोगे, टोटल आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, जिसमें से बॉटनी के कितने चैप्टर्स हो गए? बॉटनी के आपके, बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर्स जो हैं वो आपके बॉटनी के हैं, ठीक है। 10 चैप्टर्स आपके बॉटनी के हैं। और जूलॉजी के कितने हुए? 1 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 9 चैप्टर्स जो है वो आपके जूलॉजी के हो गए, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपके बायो की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चले, है ना, और आप अच्छा स्कोर कर सके अपने बायो के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप जो है वो है आपको रेगुलर रहना है, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड करना है। अगर आप प्रारंभ बैच में हो तो वहां पर आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। दूसरा आपका जो टिप है वो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चों का मेन एम होगा कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर जितना हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा, क्योंकि बायो है तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायग्राम की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ उसकी लेबलिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकेंगे और आप उनका आंसर तभी दे पाओगे जब आपने डायग्राम को अच्छे से देखा होगा, उनकी प्रैक्टिस किया होगा, उनकी लेबलिंग अच्छे से की होगी, ठीक है। तो डायग्राम प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, स्टार्टिंग में तो एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 2-3 मंथ्स ये क्या करते हैं, वो जो जोश होता है ना स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्लासेस मिस करने लग जाते हैं, तो उनके जो सिलेबस है वो कम होने, मतलब वो सिलेबस जो है कवर नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो आपको बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करना है, अगर आप बैकलॉग्स करोगे तो इसी में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं करोगे, मतलब कुछ चीजें फॉलो करोगे, कुछ चीजें नहीं करोगे फॉलो, तो बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से आप बायो को प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल एनालिसिस था आपके क्लास 11th बायोलॉजी का। आई एम होपिंग अभी आप एकदम फेमिलियर हो गए होंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के सिलेबस से, और अब आप आगे बढ़ सकते हो, है ना, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो सारी चीजें आपका टीचर बता रहा है वो सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। सो यस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।